कि ईरान में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से ईरान में एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ऐसे में इन एहतजाज को किस तरह से देखा जाए, उसमें अमेरिका की मुदाखलत ट्रंप की तरफ से लगातार जो बयानात आ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि ईरान मीडिया से जो खबरें इस प्रोटेस्ट को लेकर आ रही हैं वो कुछ अलग होती हैं, लेकिन मगरबी मीडिया से जो इस प्रोटेस्ट को लेकर खबरें आती हैं वो कुछ अलग होती हैं। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर नदीम साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में। सबसे पहले बहुत मुख्तसर में आपसे जानना चाहेंगे, जो उथल पुथल इन दिनों ईरान में है, जिस तरह से प्रोटेस्ट और एहतजाज लगातार हो रहे हैं, इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये तो सब एक साजिश के तहत हो रहा है जी। और इस तरह के उथल पुथल होना ख़ास तौर पर ईरान में ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ पर अभी 2-2.5-3 साल पहले औरतों को लेकर भी एहतजाज हुआ था और छुटपुट इस तरह के मामलात वहाँ पर होते रहते हैं। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, देखिए हमें यहाँ पर इसे इस तरीके से समझना चाहिए कि अमेरिका और इज़राइल बिल्कुल भी अमन नहीं चाहते हैं मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्री में, और ख़ास तौर पर उस कंट्री में तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं जहाँ पर उनके मुखालफिन या तो हुकूमत करते हैं या हुकूमत के अंदर दखल रखते हैं। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और इसे परवान चढ़ाया जा रहा है। अभी हमने देखा कि 12 दिन की लड़ाई हुई थी और 12 दिन की लड़ाई के जो नताइज हैं वो दुनिया ने देखे कि ईरान ने किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया। ना सिर्फ उन सब बातों को झुटलाया गया जो अमेरिका ने कहा था या इज़राइल ने कोशिशें की थी, बल्कि वो एक नई ताकत के तौर पर भी उभर कर आया है ईरान, और एक बड़ी मिसाइल ताकत का लोहा दुनिया ने उसकी माना है। तो अब चूँकि रिजीम अगर बदल जाए तो फिर अमेरिका जो चाहता है या जो उसकी मंशा है वो पूरी हो सकती है जी। ताकत से तो उसने देख लिया कि कुछ नहीं हुआ, और पिछली बार जो 12 दिन की लड़ाई थी उसमें भी इन सब का मंसूबा यही था कि किसी तरीके से रिजीम बदल जाए। लेकिन वो सब इतना आसान मुझे लगता नहीं कि ईरान जैसे मुल्क के अंदर हो जाएगा या हो सकता है, क्योंकि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी तहजीब व सकाफ़त को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता, और उनकी जड़ें बड़ी गहरी हैं ज़मीन के साथ, उनकी तहजीब के साथ, और जो मजहबी अक़ीदत है वो भी बड़ी गहरी है। यानी जो अहले तशय्युअ लोग हैं उनका अपने इमाम के अंदर और उनकी जो रेस्पेक्ट है उस पर एक बहुत ख़ास बिलीव होता है और वो बरकरार है। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि सारे के सारे जो मामला चल रहे हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से चल रहे हैं जिस तरीके के मज़ाहिर आपने ट्यूनीशिया के अंदर देखे थे, या लीबिया के अंदर हुए, या फिर मिस्र के अंदर हुस्न मुबारक का इक़्तिदार 40 साल पुराना उखाड़ कर फेंक दिया गया, या फिर उससे पीछे हम चले जाते हैं तो सद्दाम हुसैन है। यानी ये वो तमाम के तमाम लोग जो अमेरिका का किसी तरह से साथ नहीं देते हैं या इसराइल के ख़िलाफ़ हैं, तो इसराइल और अमेरिका मिलकर उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं। ये सब वही है, और इसके अंदर सीधे सीधे तौर पर मोसाद शामिल है और सीधा इन्वॉल्वमेंट है अमेरिका के राष्ट्रपति का। यानी सदर सीधे बोलते हैं कि अगर जो लोग विद्रोह कर रहे हैं या मुजाहरे कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ अगर कुछ किया जाता है तो हमें कुछ करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो इससे आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी एजेंसीज भी हैं, यानी एक तेल की मार्केट वाली एजेंसी है, दूसरे एशिया के अंदर एक बड़ी ताकत है ईरान, बन रही है मिसाइल को लेकर, या एटम बम बना सकता है, तो उसको रोकने का एक पूरा का पूरा अमल है और एक पूरा का पूरा तरीक़ेकार है। ये उस सिलसिले की भी एक कड़ी आप इसको जोड़कर इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये जो मज़ाहिरे हैं ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल थोपे गए हैं, और इसके अंदर वहाँ की जो लोकल अवाम है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत हद तक मैं ऐसा मानता हूँ, चूँकि मैं ईरानियों के मिजाज को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, ईरानियों से मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती भी रही है, इल्मी अदबी दोनों एतबार से। तो वो लोग इस तरह की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं जब तक पर आफत नहीं आ जाती तब तक। तो ये सब एक खेल है और इस खेल के अंदर दुनिया अच्छा, इसमें एक चीज़, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत मतलब इस तरह के हालात वो देख चुके हैं, लेकिन इस बार हालात कुछ ज़्यादा ही संगीन है। आप देखिए कि जब से ये एहतजाज और प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो वहाँ से खबरें आ रही हैं कि 200 से ज़्यादा लोगों की इसमें जान चली गई है, बिल्डिंगों पर, मस्जिदों पर और सरकारी जो अमलाक हैं उन पर लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। तो इस बार हालात कुछ ज़्यादा संगीन लग रहे हैं। क्या लगता है कि ख़ामनेई इन तमाम हालात से इस पर एक तरह से काबू पा पाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो पा लेंगे। और ये अभी जैसे कि आपने खुद ही फरमाया कि मज़ारात, मसाजिद, इमाम बारगाह, इनके ऊपर यानी अक़ीदा रखने वाला एक मुस्लिम कैसे ये सब कर सकता है? बिल्कुल। आगजनी कर रहे हैं, विस्फोट हो रहे हैं,
या तशद्दुद जैसी जो चीज़ें हैं, यानी लोग आपस में ही क्यों मार रहे हैं एक दूसरे को। बिल्कुल, ये भी ये वो दंगाई हैं। और इस तरह के दंगाई मैं आपको बताऊं, जिस तरह के वहाँ पर दंगाई स्पॉन्सर्ड किए गए हैं, पहुँचाए गए हैं, इस तरह के दंगाई अक्सर होते हैं। हमने देखा, मैं इधर जमुना पार में रहता हूँ, मेरे यहाँ भी इस तरह के दंगाई बाहर से आए जिनका काम ही यही होता है दंगे को भड़काना। तो ये सब लोग कहाँ से स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं दुनिया जानती है। और कोई भी मुसलमान किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन वो कम से कम मस्जिद के अंदर ये सब नहीं करेगा, अपनी इमाम बारगाह के अंदर ये सब नहीं करेगा, मज़ारात को नहीं तोड़ेगा। पब्लिक प्रॉपर्टी को मैं मानता हूँ कि आदमी गुस्से में होता है। स्टूडेंट लाइफ के अंदर, स्टूडेंट भी हमारे यहाँ भी छोटे छोटे इस तरह के मुजाहरे होते हैं। अभी किसानों का हमारे यहाँ एक लंबा आंदोलन चला है, तो मूवमेंट चला है। लेकिन इस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते रिलीजियस बिल्डिंग्स को, मॉन्यूमेंट्स को नुकसान तो कम से कम मुस्लिम नहीं पहुँचा सकते हैं। तो ये लोग तो कोई और ही हैं। और इनकी मंशा क्या है, वो साफ जाहिर है, इक़्तिदार को हटा देना, इक़्तिदार को बदल देना। अच्छा, फिर उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? यानी वो रज़ा साहब का जो लड़का है, जो वहाँ के पुराने रज़ा पहलवी, तो वो क्या उनको लेकर आना चाहते हो? रज़ा पहलवी का उसके अंदर क्या योगदान है, या क्या उन्होंने मुल्क के लिए किया है? या उस दौर में जब ये सब कुछ चल रहा था तो क्या इतना डेवलपमेंट ईरान का था? ईरान क्या इतना मजबूत था? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये ईरान की जो पहचान बनी है, शनाख्त बनी है, भले ही वो इतने सालों से, यानी तकरीबन 4 दहाइयों से अमेरिका और उस तरह जो उनके इत्तेहादी हैं अमेरिका के, उनसे लड़ रहे हैं अपनी बातों को लेकर और अपनी पहचान को लेकर, उस तरह की चीज़ें हमें उससे पीछे नहीं दिखती हैं। और पुराना ईरान अगर आप देखेंगे 50 साल पुराना, या वो इस्लामी क्रांति से पहले का, तो बड़ा लिबरल था और उसके अंदर अल्ट्रा मॉडर्निज्म था। ये उसी का तो बदल है। यानी उन सब चीज़ों को लेकर, उन पॉलिसीज़ को लेकर यहाँ पर ये सरकार को बदला गया। और इस तरीके से ये इमाम साहब, यानी आयतुल्लाह खुमैनी साहब, और फिर अब उनके फर्जंद खामनेई साहब, ये इक़्तिदार के लोग नहीं, ये तो लोग मुल्क की खिदमत करने वाले हैं। मैं उनके बारे में जान रहा था भी, जब 12 दिन की लड़ाई हुई, उससे पहले मैंने उतना ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की थी। तो मैंने ये पता लगाया, मुझे मालूम हुआ कि बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। वो तो मामूली कपड़े पहनते हैं, वो तो अपने मेहमान जो उनसे मिलने के लिए आते हैं, उन्हें अपने जेब के खर्च से उनकी दावत को देते हैं। सरकारी दावत में वो ख़ुद भी शरीक नहीं होते, उनकी फैमिली भी नहीं होती। तो बहुत ही मामूली सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो इस्लामी तरीक़ेकार है या इस्लामी अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे उलमाए किराम को रखना चाहिए, वगैरह वगैरह। एक चीज़ नदीम साहब, वहाँ पर जिसका मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि ख़बरों में जो तज़ाद है, हालांकि मीडिया से हम ही लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर क्या वाकई में मीडिया में इतना तज़ाद है? जो ख़बरें ईरान मीडिया से आती हैं वो कुछ अलग होती हैं, और वो उन ख़बरों में ये होता है कि खामनेई के हक़ में भी लोग सड़कों पर निकले हैं और नारेबाजी उनके हक़ में मतलब किया जा रहा है, चाहे इस्फहान की बात करें, दूसरे शहरों की बात करें। लेकिन वही मीडिया ख़बरें आप देखिए कि जो यूरोप ममालिक से आती, मगरबी मीडिया से जो ख़बरें आती हैं, तो उनमें कुछ टोन बदला होता है, उसमें न्यूज़ बदली हुई होती है। तो इस डिफरेंस को किस तरह से आप देखते हैं, जो तज़ाद होता है? देखिए, तज़ाद बिल्कुल होता है, और ये हर जगह होता है। आपने ये देखा होगा कि अभी 2 साल जो लड़ाई चली है, जंग जिसे आप बोलें, हमास और इज़राइल के दरमियान, तो उसमें नेतन्याहू के ख़िलाफ़ लगातार मुज़ाहरे चल रहे थे। उसको वो छुपा रहे थे, वहाँ की लोकल मीडिया उसे छुपा रही थी। वो तो सोशल मीडिया के ज़रिए ही हम लोगों को सब बातें मालूम हो रही थी। ये अमेरिका के अंदर फ़िलहाल, यानी आज जब हम यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मुज़ाहरे चल रहे हैं। लोग उनके ख़िलाफ़ हैं, और इतने ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं कि इससे पहले के किसी भी सदर के ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा लोग ख़िलाफ़ नहीं हुए, मुखालिफ नहीं बने उनकी पॉलिसीज़ को लेकर। ना सिर्फ अपोजिशन, बल्कि एक आम आदमी भी उसे गलत ठहरा रहा है कि आप ज़बरदस्ती के वो काम क्यों कर रहे हैं, जिससे अमेरिका की साख ख़राब होती है, अमेरिकन से लोगों की दुश्मनी बढ़ती है। और अमेरिका को लोग इस तरीके से देखते हैं कि ये एक लूटने वाले काम पर लगा हुआ मुल्क है, या इनकी जो पर्सनल ख्वाहिशात हैं, या जैसा ये चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस तरीके से काम करते हैं। अब देखिए, जो कुछ भी अभी हमारे सामने हुआ, यानी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो किसी मुल्क के राष्ट्रपति को उठाकर ले गए, तो ये कैसा, वेनेजुएला में क्या, ये सब क्या है? इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या किसी चुने हुए इक़्तिदार के अंदर आए हुए किसी नुमाइंदे को मुल्क के आप इस तरीके से, या सरबराह को उठाकर ले जा सकते हैं? और किस तरीके के ऑपरेशन कर रहे हैं आप, जैसे किसी खुदा न खास्ता टेररिस्ट के लिए किए जाते हैं, या किसी चोर वगैरह के लिए किए जाते हैं। तो मीडिया तो डॉक्टर साहब गैर जानिबदारी के साथ अगर काम करेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये सब
अच्छी बात है, मीडिया के एथिक्स के खिलाफ भी है। और ये इंटरनेशनल मीडिया या जिसे आप मगरिबी मीडिया बोलते हैं, तो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए, अपने आप को ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए हमेशा से काम करती आई है। और जिसमें उसका अपना फ़ायदा होता है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है, और जिसमें उसको नुकसान होने लगता है उस खबर को या तो हल्का करके, कमतर करके दिखाती है, बिल्कुल दिखाना ही बंद कर देती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, तो ये मतलब मगरिबी मीडिया मतलब ये प्रोपेगेंडा एक तरह से डॉक्टर साहब, ये हमेशा से एक तरह प्रोपेगेंडा से नहीं, रहा है। बल्कि ये जो स्पॉन्सरशिप है मगरिबी मीडिया की, ये इजराइल के हाथ में और अमेरिका के हाथ में ही कहीं ना कहीं और किसी ना किसी तरीके से रही है। अब आप देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं मीडिया की, उसके मालिकान कौन है, उनके अंदर पैसा किन लोगों का लगता है, तो वो अपने हिसाब से उन सब चीज़ों को चलवाते हैं। और मैं तो अब ये देख रहा हूँ कि जो हकीकत होनी चाहिए या मीडिया के एथिक्स हैं, उसके हिसाब से हमारा लोकल मीडिया है वो भी उन सब चीज़ों को छान पटक करके नहीं दिखा रहा है, बल्कि उसी की पैरवी करता है हूबहू, वहाँ से वो सारी चीज़ें लेकर उसे ही बढ़ा चढ़ाकर और ज़्यादा नमक मिर्च लगाकर दिखा रहा है। ये सब बातें अच्छी नहीं है। हाँ, भाई हकीकत जो भी है, आप वहाँ पर अगर जा नहीं सकते हैं ईरान में, तो कम से कम ईरान में तो बहुत सारे हिंदुस्तानी मौजूद हैं, और आप लोगों के टच के लोग, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग मौजूद हैं, उनसे आप मालूम कर सकते हैं। खैर, इस पर हम आगे भी नदीम साहब चर्चा जारी रखेंगे। वक्त की अभी कमी हो रहा, आगे भी हम ईरान पर, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा, जिस तरह से आपने बहुत सी चीज़ें बताई और कई नए पहलुओं पर भी आपने रोशनी डाली है, इसे हम और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, इसके और तह में जाने की कोशिश करेंगे।